और जरा ये देखिए, आज से तकरीबन 4500 साल पहले खुफू नाम के एक इजिप्शियन फैरो ने दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया, जो अपने सिबलिंग पिरामिड्स के साथ एग्जैक्टली उसी एंगल पर खड़ा है जिस एंगल पर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद 3 स्टार स्थित है। क्या लगता है आपको, ये बस सिर्फ एक इत्तेफाक है? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं, ये अब तक का शायद इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके चारों एजेस अपने अर्थ के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से एक्यूरेटली अलाइंड है। यानी उसका हर एक एज हमारे चारों डायरेक्शन को परफेक्टली पॉइंट आउट करता है। एंड माइंड यू, ये इजिप्शियंस ने तब अचीव करके दिखाया था जब कंपास इन्वेंट तक नहीं हुआ था। अब सवाल ये आता है कि आखिर कैसे उन्होंने मेजर किया होगा इस 2 ताजमहल जितने ऊंचे विशाल स्ट्रक्चर के डिमेंशंस को। और सिर्फ मेजर करना ही काफी थोड़ी होता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए हैं सभी पत्थर एटलीस्ट 2 टन भारी। इतने भारी पत्थरों को नीचे की लेयर्स में फिट करना अगर हम आसान भी मान ले, तब भी ये बात समझ के परे है कि उन्हीं पिरामिड्स के टॉप पे 481 फीट की ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया था। और इसीलिए फ्रेंड्स, इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने और उनके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं लेके आऊं आज हमारा ये रोमांचक वीडियो, जिसका टाइटल है हाउ डिड एंशिएंट इजिप्शियन इंजीनियर्स बिल्ड इम्पॉसिबल पिरामिड्स 4500 years ago। So friends, सबसे पहले शुरू करते हैं पिरामिड्स ऑफ गीजा के कुछ फैक्ट्स से। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे लोकली अखेत खुफू के नाम से जाना जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 2547 BCE में शुरू हुआ था, जिसमें एटलीस्ट 1 मीटर क्यूब के और कुछ उससे भी बड़े तकरीबन 23 लाख पत्थर लगाए गए थे। इसके अंदरूनी चेंबर्स को 50 टन से भी भारी ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया था, और वहीं पर बाकी के स्ट्रक्चर्स को 2 अलग तरह के लाइमस्टोन से। अब आप ही सोचो, 23 लाख नॉर्मल पत्थर प्लस 50 टन के ग्रेनाइट पत्थर प्लस लाइमस्टोन, ये सबको एक साथ जोड़ के जब एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा तो क्या वो विशाल नहीं होगा? और यहाँ विशाल से मेरा मतलब है ये पिरामिड तकरीबन 146.6 मीटर्स यानी कि 30 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है, और इसके बेस की लंबाई तकरीबन 230 मीटर तक है, जिससे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एग्जैक्टली 51 डिग्रीज तक बन जाता है। अब आई नो आपको ये सब बस कुछ बोरिंग से नंबर्स लग रहे होंगे, लेकिन 2547 BCE के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बनने के बाद लगभग 3800 सालों तक ग्रेट पिरामिड ने वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन-मेड स्ट्रक्चर का खिताब होल्ड करके रखा था, जिसका रिकॉर्ड फाइनली तोड़ा गया 1221 CE में बने लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल ने, जो बनने के बाद 380 साल तक भी खड़ा नहीं रह पाया और कोलैप्स कर गया। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम सभी को कार की सर्विसिंग पीरियोडिकली करने की जरूरत पड़ती रहती है, एवरी मंथ, यू नो, उसे एकदम चकाचक रखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप कौन से मैकेनिक को चुनो या फिर कोई ट्रस्टेड ब्रांड जिसके साथ आप जुड़ सकते हो, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। आफ्टर ऑल आपकी महंगी गाड़ी का सवाल है। ऐसे में आप ट्रस्ट कर सकते हो सिर्फ एक ब्रांड को, उसका नाम है गो मैकेनिक। तो गो मैकेनिक एक ऐप एंड वेबसाइट बेस्ड कार सर्विसिंग प्लेटफॉर्म है। गो मैकेनिक के 500 से ज्यादा वर्कशॉप है पैन इंडिया में, और ये आपको वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिसकी पीरियोडिक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, डेंटिंग एंड पेंटिंग, व्हील केयर, टायर्स एंड बैटरी रिप्लेसमेंट, कार केयर एंड डिटेलिंग, इसके अलावा एसी की सर्विसिंग वगैरह भी। एंड यू नो बेस्ट बात क्या है, गो मैकेनिक से यू कैन सेव अप टू 40% एज कंपेयर टू ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कार इंश्योरेंस, रिपेयर और फ्री डोर स्टेप पिकअप और डोर स्टेप ड्रॉप की सर्विस भी मिलती है। और यहाँ पर आपको 100% OEM एंड OES स्पेयर पार्ट्स भी मिलेंगे, और साथ ही 2 महीने की या 1000 किलोमीटर की अनकंडीशनल वारंटी। और हर सर्विस में आपके कार को फ्री में प्रॉपर्ली सैनिटाइज तक किया जाएगा। कार की सर्विस बुक करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अपनी कार को चुनना है, और फिर सेकंड आपको अपनी सर्विस चुननी है, और थर्ड स्टेप में अपना सूटेबल टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको 40% डिस्काउंट चाहिए ऑन योर कार सर्विस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ये कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, स्क्रीन में दिख रहा है। एंजॉय दिस सर्विस। तो गाइस, फिर से एक बार, क्या लगता है आपको कैसे बनाया होगा इस सिंपल येट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीन या इक्विपमेंट्स के? ये इतना विशाल बिहीमत है कि हजारों सालों से अभी तक टिका का टिका है। ऑब्वियसली उसकी नींव बांध के, जो है हमारे गीजा पिरामिड को बनाने का फर्स्ट स्टेज, लेवलिंग द बेस। किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसकी नींव बनाना बहुत ही जरूरी होता है। आपने वो कहावत भी सुनी होगी, जितना स्ट्रॉन्ग और जितना डीप रूट होगा उतना टॉल स्ट्रक्चर बनेगा। मगर गीजा प्लेट्यू की जगह थोड़ी सी उबड़ खाबड़ होने की वजह से ये नींव को डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता था। वहां की जमीन को पहले समतल करना जरूरी था, और ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इजिप्शियंस इस औजार का इस्तेमाल करते थे। ये काफी
सिंपल सा टूल है जिसे बस जमीन पर खड़ा पकड़े रखना होता है। अगर जमीन समतल हुई तो बीच का हैवी पॉइंटर सेंटर में बनी लाइन से कोइंसाइड करता है, और अगर ये लाइन के लेफ्ट या राइट की ओर शिफ्ट हो गया तो समझ जाओ जमीन उबड़ खाबड़ है। इसी औजार का इस्तेमाल करके खुफू के लोगों ने पहले तो जमीन समतल की और फिर बढ़े अपनी अगली कठिनाइयों को सॉल्व करने की तरफ, जो थी अलाइनमेंट। यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड का स्टेज नंबर 2, अलाइनमेंट स्टेज। पिरामिड ऑफ गीजा हमारे अर्थ के चारों दिशाओं से काफी एक्यूरेटली अलाइंड है विद एन एरर ऑफ लेस देन 0.05 डिग्री। लेकिन उस जमाने में तो कंपास था ही नहीं, तो इतना एक्यूरेटली पिरामिड को कैसे अलाइन किया गया? कई रिसर्चर्स का ये कहना है कि क्योंकि इजिप्शियंस एस्ट्रोनॉमी भली भांति जानते और समझते थे, उन्होंने नॉर्दर्न पोल स्टार की मदद से ये आइडेंटिफाई किया होगा कि पृथ्वी का नॉर्थ पोल असल में किस दिशा में है। पर अब यहाँ पर जो एक मेजर सवाल उठता है ना, वो ये है कि हमारी पृथ्वी किसी भंवरे की तरफ वॉबल करती है, जिसके कारण हमारे पोल स्टार्स बदलते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे कई हजारों सालों के दौरान होता है, जिससे बीच के कुछ हजार सालों तक तो नॉर्थ में कोई पोल स्टार ही नहीं होता। और कुछ ऐसी ही स्थिति थी 2500 BCE में भी, जब नॉर्थ में कोई पोल स्टार मौजूद ही नहीं था। तो फिर खुफू ने नॉर्थ का पता कैसे लगाया होगा? हमें ये तो पता है कि हमारे सारे स्टार्स नॉर्थ पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब इस पे कई साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर पोल स्टार ना भी हो तब भी नॉर्थ पोल का पता लगाया जा सकता है, और वो ऐसे कि हम कुछ स्टार्स के रेवोल्यूशन को नोट कर सकते हैं और फिर उन स्टार्स का एक इमेजिनरी सेंटर क्या है वो निकालेंगे, और जो इमेजिनरी सेंटर आएगा वो ही हमारा नॉर्थ पोल होगा। इंटरेस्टिंग, राइट? और शायद इसी तरीके से उन्होंने भी इसका पता लगाया होगा। बट वापस से याद रखो, कितने हजारों साल पहले। तो भाई लोग, जमीन समतल हो गई है और डायमेंशंस भी मार्क कर लिए गए। अब बारी आती है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाले सारे सामान को जमा करने की, जिसमें सबसे पहले है कॉपर और वुड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाले थे तकरीबन 23 लाख पत्थर, जिन्हें अलग अलग खदानों से खोद कर निकालना था। पर इस खुदाई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी ना, वो तो इजिप्ट में मिलती ही नहीं थी, यानी कि आयरन, लोहा, जिससे नॉर्मली खुदाई के औजार बनाए जाते हैं। और इसीलिए इजिप्शियंस को स्विच करना पड़ा टू कॉपर। लेकिन कॉपर की खान थी गीजा के ईस्ट की तरफ मौजूद रेड सी की दूसरी तरफ, सिनाई में, जिसके लिए कारीगर पहले नाइल नदी से होते हुए वाडी अल जर्फ जाते थे, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, और फिर वहां से कुछ बोट्स के जरिए रेड सी पार करके सिनाई के कॉपर माइंस तक पहुंचते थे। मगर वहां से जमा किए हुए कॉपर को वापस सिनाई से समुंदर पार वाडी अल जर्फ ले आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनकी लिमिटेड नंबर ऑफ बोट्स में या तो लोग आ सकते थे या फिर कॉपर आ सकता था, दोनों नहीं एक साथ। और इसीलिए वो सिनाई के नॉर्थ में ही बसे लेबनान के सिडार फॉरेस्ट में जाते, ताकि और बोट्स और टूल्स बनाने के लिए हाई क्वालिटी सिडार वुड प्राप्त कर सके। और फाइनली जब बोट्स और कॉपर का जुगाड़ हो जाता था, तब वो समुंदर के रास्ते वापस वाडी अल जर्फ लौट आते थे, और वहीं पर अपने बोट्स को फिर से डिसमेंटल करके जमीन के नीचे चेंबर बना के सील कर देते थे, ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान पहुंचाकर वापस आने तक वाडी अल जर्फ में पड़े उनके बोट्स में से कोई भी लकड़ियां ना चुरा ले। आई नो ये काफी अटपटा सा साउंड कर रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो, इजिप्ट एक रेगिस्तान है जहां पत्थर आसानी से मिल जाते हैं मगर पेड़ नहीं, जिसके कारण वहां लकड़ियां किसी सोने से कम कीमती नहीं थी। अब खोदने के लिए औजार बन गए। अब बारी आती है पत्थरों को खोद के निकालने की। गीजा पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि मैंने पहले कहा, 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इंटीरियर के लिए ग्रेनाइट, बाकी के स्ट्रक्चर के लिए येलो लाइमस्टोन, और सबसे बाहर चिकने व्हाइट लाइमस्टोन से बनी एक परत, जो बाहर से इस पूरे पिरामिड को प्लेन और चमकदार बनाती थी। अब इन तीनों पत्थरों में से येलो लाइमस्टोन सबसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि उसकी खदान बिल्कुल गीजा प्लेट्यू से लगकर ही थी, और शायद इसीलिए उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है पूरे पिरामिड में। ग्रेनाइट और व्हाइट लाइमस्टोन के मामले में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि व्हाइट लाइमस्टोन की खदान पिरामिड से 20 से 25 किलोमीटर साउथ तूरा में थी, और ग्रेनाइट की खदान तो उससे भी नीचे तकरीबन 800 किलोमीटर साउथ आसमान में थी। जब वहां से पत्थर आ जाते थे, तब उन पत्थरों को कॉपर टूल्स और डॉलराइट पत्थर की मदद से शेप दिया जाता था, और उस दौरान जन्मी सारी पाउडर को अन्य पत्थरों की पाउडर के साथ मिलाकर सीमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर जब जरूरत भर पत्थर काटकर हो जाता था, तो इस सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को नाइल नदी से होते हुए कंस्ट्रक्शन साइट तक लेके जाया जाता था। अब जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ चुका है, तो क्या बोलते हो, कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को डिस्कस कर ले? आई नो काफी एक्साइटेड हो, तो
खुफू और उसके कारीगरों को ये ऑलरेडी पता था कि कई टन भारी इन पत्थरों को उठाकर अपनी अपनी जगह पर फिट करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने एक रैंप सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 अलग अलग टाइप के रैंप्स यूज किए गए थे। पिरामिड के बॉटम के 1/3 यानी कि 1/3 हिस्से में बड़े पत्थर इस्तेमाल होने थे ताकि बेस मजबूत हो सके, और इसीलिए इस हिस्से के लिए एक 12 to 20 डिग्री स्लोप वाला सीधा रैंप इस्तेमाल किया गया था, जिससे बड़े पत्थर मूव करने में आसानी हो। पर यह रैंप पूरे पिरामिड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऊपर के स्ट्रक्चर्स के लिए इस रैंप का एंगल बढ़ाना पड़ता, जिससे मजदूरों के लिए भारी पत्थरों को ऊपर ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और इसीलिए ऊपर के लेयर्स के लिए 2 स्पाइरल रैंप्स बनाए गए थे, एक बाहर की तरफ से और एक अंदर की तरफ से। जो बाहर का स्पाइरल रैंप था उसका इस्तेमाल अंदरूनी चेंबर्स में लगने वाले 50 टन भारी ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को ले जाने के लिए किया गया था, और जो अंदरूनी स्पाइरल रैंप था उसका इस्तेमाल 1 से 2 टन के पत्थरों के ऊपरी लेयर्स बनाने के लिए किया गया था। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि आज के समय में बाहर की तरफ बनाए गए दोनों ही रैंप्स, यानी स्टार्टिंग में यूज किया गया सीधा रैंप और ग्रेनाइट ले जाने के लिए यूज किया गया एक्सटर्नल स्पाइरल रैंप, हमें इसीलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि इन रैंप्स को जानबूझकर छोटे पत्थरों से बनाया गया था, जिससे इनका काम खत्म होते ही इनमें इस्तेमाल किए गए सभी पत्थरों को रैंप से तोड़कर निकाल लिया गया और इंटरनल स्पाइरल रैंप की मदद से पिरामिड के ऊपर के स्ट्रक्चर्स में फिट कर दिया गया। और कुछ इस तरह आखिरकार जन्म हुआ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का, जो आज 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जगह घेरे शान से खड़ा है। But now there's a catch. तकरीबन 23 लाख पत्थरों से बना खुफू पिरामिड का टोटल वॉल्यूम है 2.7 into 10⁻⁶ मीटर क्यूब, और उसे पूरा तैयार होने में तकरीबन 20 से 30 साल लग गए। पिरामिड को बना रहे हर एक मजदूर को 1 मीटर क्यूब के एवरेज वॉल्यूम के एटलीस्ट 300 से 400 ब्लॉक्स रोजाना अपनी जगह पर फिट करने पड़े होंगे, मतलब एक ब्लॉक पर 2 मिनट। अब ये बहुत ही ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक गोल है, क्योंकि इस गोल को अचीव करने के लिए कारीगरों को बिना किसी गलती के हर 20 सेकंड में एक पत्थर को शेप करना पड़ा होगा, वो भी डॉलराइट पत्थर और कॉपर जैसे नाजुक मटेरियल्स, मेटल के औजार और 100% एफिशिएंसी के दम पे। पर ये कुछ ज्यादा ही अटपटा नहीं लग रहा है? 100% एफिशिएंसी तो आज के समय के मॉडर्न मशीन्स की मदद से भी पॉसिबल नहीं होता, तो फिर इतना बड़ा और भारी पिरामिड सिर्फ कुछ हजार लोगों की मदद से 20 से 30 साल में कैसे खड़ा हो पाया? अब इस पे कई साइंटिस्टों का यह कहना है कि गीजा पिरामिड में इस्तेमाल किए हुए लाइमस्टोन पत्थरों में सोडियम, क्लोरीन और सल्फर के कण काफी अनइवनली फैले हुए हैं, लेकिन यही एलिमेंट्स लाइमस्टोन की खदानों में मौजूद पत्थरों में इवनली फैले हुए हैं। इसका मतलब यह है कि शायद ये पत्थर मैन मेड है, जो कि किसी खदान से खोदकर नहीं, बल्कि लाइमस्टोन के पाउडर को अन्य पत्थरों के पाउडर के साथ मिलाकर एक सांचे में मोल्ड करके बनाया गया है। अमेजिंग, राइट? लेकिन ये ऐसी सिर्फ एक ही रिसर्च नहीं है। तूरा की खदान, जिसके बारे में कहा जाता है कि गीजा पिरामिड के लिए व्हाइट लाइमस्टोन्स यहीं से निकाले गए थे, उसके सैंपल्स की भी जब जांच की गई तब ये पता चला कि वहां के नेचुरल व्हाइट लाइमस्टोन्स में 96 से 99% कैल्साइट, 0.5 से 2.5% क्वार्ट्ज और डोलोमाइट, जिप्सम, आयरन, एल्यूमिनोसिलिकेट जैसे ट्रेस मिनरल्स मौजूद है। लेकिन वहीं अगर हम गीजा के पिरामिड में लगे हुए व्हाइट लाइमस्टोन्स की बात करें तो वो 85 से 90% कैल्साइट और बहुत सारे स्पेशल मिनरल्स जैसे कि ओपाल सीटी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट और सिलिको एल्यूमिनेट से बना है, जो कि किसी भी नेचुरल व्हाइट लाइमस्टोन के कॉम्पोजिशन में नहीं होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन पत्थरों को अक्खा नहीं बल्कि पाउडर के रूप में ऊपर ले जाया गया था, और जहां लगाना हो वहीं उसके पेस्ट को सांचे में डालकर उसे एक परफेक्ट शेप का पत्थर बनाया जाता था? वेल, इंटेलिजेंट, राइट? अब ये